नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह विषय बहुत ही प्रासंगिक है और वह विषय चीन और भारत के संबंधों को लेकर है। कितने तनावपूर्ण हैं और भारत के जो संबंध है चीन से यदि दिन पर दिन खराब होते गए तो पूरे विश्व पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या परिवर्तन होंगे, क्या दुनिया तीसरे महायुद्ध की तरफ बढ़ जाएगी और यदि तीसरा महायुद्ध हुआ तो क्या क्या गुजरेगी पूरे संसार पर। इन सारी चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और चीन की क्या पृष्ठभूमि रही, क्या मानसिकता है, इन सब बातों के बारे में भी बात होगी। लेकिन यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाल बटन को दबाइए ताकि चीन के संबंध में बहुत सारी बातें हम कर सकें यहाँ। अब बात करते हैं, अनेक विश्लेषक काफ़ी समय से चीन के राष्ट्रपति जो वर्तमान में हैं शी चिनपिंग, पहले शी को निकालकर हिटलर कहते आ रहे हैं। उनका मानना है कि यदि व्यक्ति कम्युनिस्ट होते हुए भी हिटलर जैसी उन्मादी राष्ट्रवाद और नस्लवाद की मिश्रित साम्राज्यवादी मानसिकता रखता है तो बहुत विस्तार और गहराई में ना जाएं तो भी कुछ समानताएं दोनों के कदमों में दिखाई देती हैं। हिटलर ने सत्ता में आने के साथ धीरे धीरे लोकतंत्र को खत्म कर सर्वसत्तावाद की स्थापना कर दी, जिसमें उसे चुनौती देने वाला कोई न रहे। उसने जर्मनी की सैनिक एवं आर्थिक दृष्टि से मजबूत कर विस्तारवादी दृष्टिकोण अपनाया। सैन्य शक्ति के बल पर उसने उन क्षेत्रों को जर्मनी का भाग बनाने का मंसूबा प्रकट करना आरंभ किया जो उसके लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और जिनके बारे में उसकी धारणा थी कि वे जर्मन नस्ल के हैं। प्रथम विश्व युद्ध के संपन्न होने के बाद जो वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ अन्याय हुआ था उसे आर्थिक और सैनिक ही नहीं राजनीतिक और भौगोलिक रूप से भी पंगु बना देने की कोशिश की गई थी। इस कारण जर्मनी में असंतोष था और हिटलर ने उसका लाभ उठाकर सत्ता तक पहुंचने की कामयाबी हासिल की। उसने यह कहकर ऑस्ट्रिया को हड़पा कि ये सारे जर्मन हैं। उसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के एक बड़े भाग को जर्मन नस्ल बताकर अधिकार जताया। ब्रिटेन और फ्रांस से बातचीत से रास्ता निकालने का राग अलापते रहे दोनों देश, पर उसने कुछ की नहीं मानी। उसने चेकोस्लोवाकिया के सुडेटेनलैंड पर कब्जा कर लिया। अब उसकी नज़र पोलैंड पर थी। अंततः उसने पोलैंड पर हमला कर ही दिया। इसके बाद दुनिया के प्रमुख देशों को लगा कि अब हिटलर से युद्ध करने के अलावा कोई उपाय नहीं है, तो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। अब अगर आरंभ से ही जर्मनी के हिटलरवाद को चुनौती दी जाती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। इटली, जापान और स्पेन में भी सर्वसत्तावाद का उदय हो चुका था और वे भी जर्मनी की देखा देखी सैन्य शक्ति से विस्तारवाद की नीति पर चलने लगे थे। आप अगर चीन को देखें तो 1949 की कम्युनिस्ट क्रांति से वहाँ के शासक बदलते गए और बीच के काल में जब देंग सियाओपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव एवं राष्ट्रपति थे तो थोड़ी नीति बदलती भी दिखाई दी, किंतु कम्युनिस्ट विस्तारवादी या साम्राज्यवादी राष्ट्रवाद से चीन पीछे कभी नहीं हटा। आज सिकियांग और तिब्बत में मानव अधिकारों के हनन की बात दुनिया अवश्य कर रही है, पर अभी तक औपचारिक रूप से विश्व समुदाय से किसी समूह में एक प्रस्ताव पारित तक नहीं किया है। शी ने सत्ता में आने के बाद से कम्युनिस्ट साम्राज्यवादी राष्ट्रवाद की धार को बहुत ज़्यादा आक्रामकता दी है। उन्होंने हिटलर की ही तरह चीनी संसद द्वारा स्वयं को पहले से ज़्यादा शक्तिमान बना लिया और पूरे जीवन भर शासक रहने की व्यवस्था कर ली। उसके साथ उन्होंने उन सारे क्षेत्रों को चीन का भाग कहना आरंभ कर दिया जहां उनके अनुसार चीन के किसी शासक का इतिहास में कभी शासन था। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। चीन मानता है कि वियतनाम उसका भाग है क्योंकि चीन के मिंग राजवंश का वहाँ शासन रहा था। इसी तरह बर्मा पर भी उसकी नज़र है क्योंकि उसके अनुसार 1271 से 1368 ईस्वी के बीच चीन के युआन राजवंश के समय यह उसका हिस्सा रहा था। कंबोडिया पर भी उसकी नज़र लंबे समय से है। इस तरह की उन्मादित राष्ट्रवादी साम्राज्यवादी मंसूबों का अंत कहाँ से हो सकता है? पूर्वी चीन सागर और दक्षिण चीन सागर पर पहले लगता था, कोई विवाद ही नहीं है। जापान के शिनकांग द्वीप पर इसी आधार पर कब्जा चाहता है चीन, क्योंकि चीन के इतिहास में वहाँ तक उसके नावों के होने का विवरण 35 लाख वर्ग किलोमीटर के फैला दक्षिण चीन सागर, इंडोनेशिया,
चीन फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई से घिरा है। पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करते हुए उसने वहां अपना सैन्य जमावड़ा स्थायी कर लिया है। उसकी एक चीन नीति में ताइवान भी शामिल है। भारत से तनाव के बीच ताइवान की सीमा में उसके लड़ाकू विमान घुसते दिखे। ताइवान को भी अपने लड़ाकू जहाज को आसमान में उतारना पड़ रहा है। 1997 में जब ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग सौंपा तो उसमें शर्त थी कि वहाँ लोकतंत्र होगा और अगले 50 साल तक चीन वहाँ राजनीतिक बदलाव नहीं करेगा। चीन अब उसे भी उपनिवेश के तौर पर शक्ति में बदलना चाहता है। यही स्थिति मकाऊ की है, जिसे पुर्तगालियों ने 1999 में चीन के पास स्थानांतरित कर दिया। हो सकता है जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी किसी दिन हांगकांग और मकाऊ की तरह लील ले। अपने आप से यह प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि अगर हाल में अपनी कम्युनिस्ट पार्टी साम्राज्यवादी विस्तार करने पर इन्होंने फिर उसे कैसे रोका जा सकता है। चीन दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी सीमा 12 देशों से लगती है और उसकी सीमा विवाद 24 देशों के साथ है। ऐसा शायद इतिहास में कहीं भी नहीं सुना होगा। तिब्बत को हड़पने के साथ उसने अपनी सोच के तहत ही 1962 में भारत पर हमला किया और जब सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लेने के बाद स्वयं ही युद्ध बंद कर दिया। जिस देश की नज़र लद्दाख के बड़े हिस्से पर हो, जो पूरे अरुणाचल प्रदेश को कहता हो कि वहाँ तो हमारा दलाई लामा ने तवांग मठ बनाया है, इसलिए हमारे को तिब्बत हमारा अंग है, उससे बातचीत का द्वारा समाधान करना, कल्पना करना भी व्यर्थ है। चीन से तो एक समय ऐसा लगता था कि रूस की पूर्व सोवियत संघ की तरह महाशक्ति होने की महत्वाकांक्षा से विश्व में टकराव होगा, किंतु अब दुनिया को समझ आ गया है कि चीन सबसे खतरनाक तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। अमेरिका और चीन के बीच टकराव यूं ही नहीं था। ताइवान पर चीनी हमले की आशंका देखते हुए अमेरिका ने जहाज़ों और नाविकीय पनडुब्बियों को प्रशांत महासागर में सक्रिय कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों के लिए चीन से बढ़ रहे खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका अपने बलों को वैश्विक तैनाती की समीक्षा कर रहा है। चीन को जवाब देने के लिए इन जहाज़ों को कभी भी मलक्का, जलडब, मरद और बंगाल की खाड़ी में तैनात किया जा सकता है। हालांकि ये कदम पर्याप्त नहीं है, फिर भी माना जा सकता है कि अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जो गलती यूरोपीय देशों ने की उसे दोहराना नहीं चाहता। वस्तुतः समय की मांग है कि भारत भी चीन के संदर्भ में अपनी सामरिक तैयारी इसी बात को ध्यान में रखकर करे कि सैन्य टकराव काफ़ी विस्तारित होगा। ये टकराव कोई मामूली टकराव नहीं होगा। तो मित्रों, वर्तमान चीन के राष्ट्रपति और हिटलर की समानता की जा सकती, दोनों का व्यवहार एक जैसा है। तो मित्रों, यदि ये सब मेरे द्वारा जो जानकारी बताई गई आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चीन और भारत और चीन की मानसिकता किस तरह की है, कितनी दोषपूर्ण मानसिकता के साथ चीन दुनिया के देशों को दबाने का प्रयास कर रहा है। देखने वाली बात है, 12 देशों से सीमाएं लगी हैं और 24 देशों से सीमाओं का विवाद है। तो ऐसा है एक राष्ट्र चीन जो दूसरे देशों को दबाने का प्रयास कर रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।